हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ टर्म 2 की परीक्षा परीक्षा दे रहे हैं और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 3, कोर्स ए। क्योंकि कोर्स 1 के 2 सैंपल पेपर सॉल्व हम कर चुके हैं और आज हम थर्ड मींस तीसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा करती हूं कि आपने उन 2 वीडियोस को भी बहुत ध्यान से देखा होगा, उनसे बहुत सारी जो नॉलेज है, जानकारी है, ज्ञान है वो प्राप्त किया होगा और आज फिर इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन नंबर 3 को भी बहुत ध्यान से आप देखने वाले हैं। क्योंकि जितने अधिक सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे उतना अधिक हमें परीक्षा देने में सुविधा होगी। अब कैसे? क्योंकि कोर्स हमारा वही है, सैंपल पेपर्स वही हैं, पैटर्न हमारा वही है, फॉर्मेट हमारा वही है, नंबर अंक सब कुछ वही है। अब यदि हम अधिक से अधिक सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे तो परीक्षा देना तो आसान होगा ही, है ना। आइए बिल्कुल अपने पॉजिटिव अंदाज में माइंड को ओपन करके और इंटरेस्टिंग वे में आ जाइए। स्वागत है आप सभी का सैंपल पेपर सॉल्यूशन हिंदी टर्म 2 और पेपर नंबर 3 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। टर्म 2 परीक्षा जो कि आपकी प्रारंभ हो चुकी है ना। और अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पेपर किस तरह से आएगा। हाँ बिल्कुल, आपने दोनों वीडियोस में भी देखा है, हम ऐसे तो साल भर पढ़ाई करते हैं ना, फिर कैसे हमारे अंक कट जाते हैं। अब यही है, समझ में आया कि व्हाट आई वांट टू से, क्या कहना चाहती हूं कि 2 सैंपल पेपर्स आपने देख लिए हैं, तीसरा, चौथा, 5वां जितना भी हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करने की। ठीक है, हर एक पेपर को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि अधिक से अधिक यहां पर समाधान स्टोर हो सके और हम परीक्षाओं में अच्छे से लिख सकें। समझे बेटा? तो यह है हमारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 द्वितीय सत्र मींस टर्म 2 का। विषय हिंदी ए, कोड है हमारा 002। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर हमारा कितने घंटे का होने वाला है। 2 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक क्या रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 40 मींस 40 अंक। अब हम देखते हैं कि जो सामान्य निर्देश दिए रहते हैं उनको हमें क्यों ध्यान से पढ़ना है। यदि ये हमारे काम की चीज नहीं होती या ये हमारे लिए बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते तो क्यों बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में दिए होते भाई। ऑफ कोर्स ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी परीक्षाओं में, हम सबकी परीक्षाओं में, क्योंकि जितने अच्छे से हम ये निर्देशों का पालन करेंगे उतनी सुविधा होगी हमें परीक्षा देने में। आइए सबसे पहले चलते हैं हम सामान्य निर्देश पॉइंट नंबर 1 क्या है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? खंड का और खंड खा, सिर्फ 2 ही खंड हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, नहीं घबराना नहीं है मैडम, ऑप्शंस नहीं आएंगे क्या? ऑप्शंस आएंगे और आगे लिखा है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही दीजिए। अब क्यों क्रमानुसार? क्यों? ताकि आपको लिखने में जो पेपर जिस तरह से सेट किया जाता है ना बेटा, वो आपके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहां पर जो क्वेश्चन पेपर का निर्माण करते हैं वो हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अर्थात जो मेंटल लेवल है उसको ध्यान में रखकर पेपर तैयार किए जाते हैं। तो जब आप बिल्कुल क्रमानुसार सीरियल वाइज पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको बहुत आसानी होती है। कैसी आसानी बता देती हूं कि देखिए, यदि हम पेपर को बिल्कुल क्रमानुसार सॉल्व करते हैं तो हमें ये भी मतलब चांस नहीं रहता है कि हम कोई सा क्वेश्चन छोड़ देंगे और वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाएगा और अंत में घर आकर हम देखेंगे तो हम पछताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा है क्या है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साफ सुथरी आंसर शीट होनी चाहिए आपकी, ताकि चेकर देखकर मतलब अच्छा लगे कि बच्चे ने मेहनत की है, बहुत अच्छा बच्चा है। हर एक की कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, लिखावट एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और लिखावट को नीट एंड क्लीन या साफ सुथरी रखने के लिए
अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचें कि अब आप कह रही हैं ना मैडम कि साफ सुथरा लिखना है, बहुत अच्छी लिखावट लिखना है, तो हम आराम से लिखे जा रहे हैं और अंतिम खंड जो खा रहेगा वो छूट ही जाए। ऐसा नहीं करना है। लिखावट मीन्स आपकी जो राइटिंग है वो रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, इतना काफी है, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है चौथा पॉइंट, खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। कुल 3 प्रश्न हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। खंड का में 3 प्रश्न हैं, उप प्रश्न भी हैं इनमें, और हर एक प्रश्न में आपको निर्देश दिए जाएंगे। निर्देशों का पालन करते हुए हमें इनके उप प्रश्न मीन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया? खंड का में 3 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न में निर्देश दिए जाएंगे कि मान लीजिए 4 प्रश्न है तो आपको 3 करना है, या 2 है तो 1 करना है, जो भी है वहां पर निर्देश दिए जाएंगे, तो उनका अच्छे से पालन करना है आपको। मैंने बताया ना बेटा, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और उनका पालन करेंगे तो बेशक निसंदेह आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, खंड खा में कुल 4 प्रश्न है। खंड का में है 3 और खंड खा में है 4। इनमें भी उप प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें भी सब क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें भी निर्देश दिए जाएंगे कितने करना है, कितने दिए हैं। ठीक है, विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विकल्प दिए गए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि निर्देशों का पालन अवश्य करना है, ध्यान से पढ़ते जाना है। मैं बताने वाली हूं सेम यही पैटर्न आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, टर्म 2 परीक्षा है, उसमें आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर सुनने और समझने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? कितने खंड हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में? 2, का और खा। खंड का में 3 क्वेश्चन है, कुल 3 क्वेश्चन है, उनमें सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, उनके अंतर, ठीक है, अंदर दिए जाएंगे, उनका पालन करते हुए हमें उत्तर लिखना है, क्योंकि तीनों प्रश्नों में सब क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें ऑप्शंस भी रहेंगे। खंड का में हमारे 4 प्रश्न हैं, उनमें भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, हमें उनका निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर लिखना है। ठीक है, साफ, स्वच्छता, सफाई का ध्यान रखना है, हो सके यथासंभव क्रमानुसार ही उत्तरों को लिखना है, जैसा पेपर है उसी अनुसार आप सॉल्व करते जाइएगा। यदि आपको लगता है कि मुझे ये वाला आंसर नहीं आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूं बट नो, तो उतना आप उत्तर नंबर लिखकर जो भी प्रश्न है उसकी संख्या जरूर लिखना है, का, खा, गा, घा, जो भी उसका संख्या हो वो लिख दीजिए और उतना स्पेस छोड़ दीजिए। स्पेस छोड़ने के लिए मैं इसलिए कहती हूं ताकि जब आप दोबारा देखेंगे कि मैंने कौन सा नहीं किया तो तुरंत आपकी नजर जाएगी आपके स्पेस पर या खाली जगह पर, और वहां आप अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हैं। यदि हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो वो जो प्रश्न है जो हमें नहीं आ रहा था वो स्किप हो जाता है, और हमें कॉपी देखकर उस समय हम इतने उसमें रहते हैं ना कि हमें करना है, रह ना जाए कोई, है ना, समय है इतना, अब क्या करें, तो जो खाली जगह छूटी रहेगी, प्रश्न क्रमांक लिखा रहेगा, प्रश्न का नंबर लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छे से उस खाली जगह में अपने उत्तर को सोच समझकर लिख सकते हैं और सभी प्रश्नों का समाधान या सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ आया बेटा? साफ सुथरी कॉपी रखना है, बस ये निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना है, पालन करेंगे, आई नो आप पालन करेंगे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। यहां देखिए 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है और 2-2 नंबर के प्रश्न है, 4 प्रश्न आपको करना है, 8 नंबर का ये है। ठीक है, अब 2 नंबर के में हमें लिखना कितने हैं? 25 से 30 शब्द। 25 से 30 शब्द। आप ये नहीं कि हर एक शब्द को लिखेंगे, हर आंसर को लिखेंगे, फिर शब्दों को गिनने बैठ जाएंगे, नहीं करना है। बार बार आपको ये सब नहीं करना है। एक अनुमान लगा लीजिए, अभी घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, जब आप सैंपल पेपर ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठिए कि आप कितने समय लगता है आपको पेपर को सॉल्व करने में। जितना समय जब हम एकदम फॉर्मेट अपने मस्तिष्क में बसा लेंगे, बिठा लेंगे, तो वहां पर आप यूं करके आएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आप देखिए 25 से 30 शब्द, मान लीजिए कि एक लाइन में आपके 7-8 शब्द आ रहे हैं। अधिक छोटी लिखावट हमें नहीं लिखनी है, बहुत बड़ी लिखावट हमें नहीं लिखनी है, और जो हमारी आंसर शीट रहेगी ये आपका पेज रहेगा। ठीक है, मार्जिन ऑलरेडी दिया रहता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मार्जिन जो दिया है
इस साइड से भी मार्जिन बना लेते हैं और मोड़ लेते हैं और यहां से लिखते हैं ऐसा 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 ऐसा। ऐसा मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी कॉपीज भर देंगे, सप्लीमेंट्री लेते रहेंगे तो हमें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री अधिक लेने से नंबर नहीं मिलते हैं, आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, नंबर उस पर आधारित होते हैं। ठीक है, कॉपी अच्छी रहती है तो इस साइड मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, मार्जिन ऑलरेडी दिया रहता है तो थोड़ा सा स्पेस यहां से किया और लिखते गए। अब मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शब्द लिख दिए, तो आपके कम से कम 4 लाइन में आपकी पूरी जो 2 नंबर के आंसर्स हैं वो 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया बेटा कि 25 से 30 शब्द मीन्स यदि 8 शब्द आते हैं आपकी एक लाइन में तो आपको 4 लाइन लिखनी है, हो जाएंगे आपके। समझ आया? इसी तरह से हमें आगे पढ़ना है। अब प्रश्न क्या दिया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? लखनवी अंदाज, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है क्या? क्योंकि जो नवाब साहब थे उन्होंने तो खीरे को काटा, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रक्रिया की और मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरा ना खाने के बाद भी बड़े आराम से उन्होंने डकार ली और कहते हैं जैसे कि पेट भरकर नहीं आदमी या कोई भी व्यक्ति सो जाते हैं या आराम करते हैं, उस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया। तो लेखक सोचने लगे कि जब बिना खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए डकार आ सकती है तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी भी लिखी जा सकती है। तो वो हमसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्र की भी कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के विचार से आप कहां तक सहमत हैं, बताइए। तो इसका उत्तर हमें देना है 25-30 शब्दों में, अर्थात 4 लाइनों में, अधिक से अधिक 5 लाइन जाएंगी हमारी कॉपी की। ठीक है, अब देखिए, किसी भी कहानी का ताना बाना बुनने और उसे सलीके से आगे बढ़ाने के लिए एक विचार, घटनाक्रम, कथा वस्तु, पात्र और पात्रों द्वारा किए गए संवाद का होना अति आवश्यक है। ठीक है, कि क्या है कहानी के आवश्यक तत्व, कौन कौन से होते हैं? तत्व मींस कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं जिनकी सहायता से कहानी लिखी जा सकती है? तो पात्र, विचार और घटना, ये तीनों ही अति महत्वपूर्ण नहीं, अनिवार्य हैं। इनके अभाव में या इनकी कमी में कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कितने सुंदर शब्दों में पिरोकर यहां पर उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, किसी भी कहानी का ताना बाना बुनने और उसे सलीके से आगे बढ़ाने के लिए एक विचार, घटनाक्रम, कथा वस्तु, पात्र और पात्रों द्वारा किए गए संवाद का होना अति आवश्यक है। इन्हीं के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ लेखक की इच्छा से ही कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। वास्तव में यशपाल जी का यह कथन आजकल के लेखकों पर व्यंग्य है। लेखक का भी यही कहना था कि क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात नहीं लिखी जा सकती। तो हम, अर्थात यहां पर लिखा है कि मैं लेखक के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इनके अभाव में या ये 3 तत्व यदि नहीं होंगे तो कहानी लिखना असंभव है। क्योंकि मात्र कोरी कल्पना से ही कहानी नहीं लिखी जा सकती, उसमें पात्रों का होना भी जरूरी है ना, किसी घटना का भी होना जरूरी है, पात्रों का संवाद होना जरूरी है, तब कहीं जाकर कोई भी कहानी पूरी होती है। तो यहाँ पर यशपाल जी का यह कथन आजकल के लेखकों पर व्यंग्य है। क्यों? क्योंकि आजकल के लेखक उनके अनुसार क्या लिखते हैं, क्या है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ अंत, समझ से परे है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखिएगा और बहुत अच्छे से लिखावट के साथ, ताकि आपको 2 में से 2 अंक प्राप्त हो जाएं। क्लियर बेटा? आइए चलते हैं पहले प्रश्न का ही दूसरा सब क्वेश्चन। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? कहने को तो फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे। पाठ कौन सा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। किसने लिखा था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। फादर कामिल बुल्के को सन्यासी कहा गया है, तो परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? क्या बताना है यहां पर हमें बेटा? हमें बताना है पारंपरिक सन्यासी और फादर बुल्के जो सन्यासी थे उसमें अंतर। क्या फादर कामिल बुल्के पारंपरिक सन्यासियों की भांति सन्यासी थे,
या फिर फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। यहां पर बात हो रही है कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो संकल्प से सन्यासी थे, जबकि पारंपरिक सन्यासियों में तो एक अलग ही होता है दिखावा, रंग एकदम चोला या गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, रुद्राक्ष वुद्राक्ष पहन लिया और कमंडल हाथ में रख के अलख निरंजन कुछ भी किए जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन यहां जो फादर कामिल बुल्के थे वे संकल्प से सन्यासी थे, और अक्सर क्या देखा जाता है कि पारंपरिक जो सन्यासी रहते हैं वो किसी भी रिश्ते को नहीं निभाते, कोई मोह माया, जंगल में जाकर दूर बस जाते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। परंतु फादर कामिल बुल्के जिससे भी रिश्ता बनाते थे तो जीवन पर्यंत निभाते थे, कभी भी तोड़ते नहीं थे। ये अंतर है। अब इस उत्तर को हम लिखेंगे कैसे, 2 अंक कैसे प्राप्त करेंगे परीक्षा में, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, वे परंपरागत ईसाई पादरियों और भारतीय सन्यासियों से भिन्न थे। पादरी मतलब समझते हैं ना, फादर, और भारतीय सन्यासियों से भिन्न थे। वे संकल्प से सन्यासी थे, संकल्प, ठीक है, मन से नहीं। उनका जीवन नीरस नहीं था, नीरस मीन्स बिना रस के, बोरिंग नहीं था। व्यवहार और कर्म से सन्यासी होते हुए भी वे अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे सभी के परिवारों में आते जाते थे, उत्साह के साथ समारोहों में भाग लेते थे और पुरोहितों की तरह आशीष भी देते थे। दुख की स्थिति में वे लोगों को सांत्वना देते थे, सहानुभूति प्रकट करते थे। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन भी करते थे। इस प्रकार वे परंपरागत सन्यासी तो नहीं थे, अर्थात परंपरागत सन्यासियों से तो बिल्कुल भिन्न थे, क्योंकि पारंपरिक जो सन्यासी हैं वो एकांत में निवास करते हैं। लिखा है ना जैसे कि वो उनका जो जीवन है वो एकदम नीरस हो जाता है, कोई रस नहीं होता, बोरिंग हो जाता है। परंतु उनका जीवन ऐसा नहीं था, वे रिश्ते भी बहुत अच्छे से बनाते थे, और जितने रिश्ते भी बनाते थे उनको जीवन पर्यंत निभाते भी थे। लेखक के साथ कि उनका रिश्ता कितना अटूट था ना। और हमने पढ़ा था ना बेटा मानवीय करुणा की दिव्य चमक की, जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु पर इतनी आंखें नम होंगी। लेकिन जब फादर की मृत्यु हुई तो लेखक ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उस समय नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था, अर्थात किसका नाम लिखें, कितनों का नाम लिखें, अनगिनत लोगों की आंखों से आंसू बहे थे। समझ में आया? तो यहां पर आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो आपको अवश्य 2 नंबर प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से यह महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? कब लेखक को पता चला नवाब साहब के कैसे एक्सप्रेशंस, हाव भाव समझते ना, चेहरे के हाव भाव देखकर लेखक को कब ऐसा लगा कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है? यस, जब लेखक ट्रेन के डब्बे में गए, कौन से, 2nd क्लास के डब्बे में। जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा एक नवाब साहब पालथी मारकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा ऐसा लगा जैसे उनके एकांत में विघ्न पड़ गया हो, जैसे उनके आनंद में खलल पड़ गया हो। उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं, मुस्कुराने की तो छोड़िए, और दूसरी तरफ खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। लेखक को बड़ा अजीब लगा कि जब भी कोई अपरिचित हो या कोई भी आता है तो हम कम से कम एक स्माइल तो दे ही सकते हैं, परंतु लखनवी जो अंदाज थे नवाब साहब जी, उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो यही बताना है कि क्यों लेखक को कब महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्सुक मतलब समझते हैं ना बेटा, एक्साइटेड नहीं है। अरे जो व्यक्ति देख तक नहीं रहा है वो बातों के लिए कैसे उत्सुक होगा? आइए देखते हैं कि हम इस उत्तर को कितने अच्छे से लिख सकते हैं ताकि 2 में से चेकर हमारा इतना सा भी नंबर या इतने से भी अंक ना काट सके। ठीक है, आइए। जब लेखक ने 2nd क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया, ध्यान से सुनिएगा, तो वहां पहले से बर्थ पर पालथी मारे बैठे नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव झलक गया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। वे खिड़की से बाहर देखते हुए लेखक को ना देखने का झूठा प्रदर्शन करने लगे, जबकि उन्हें पता था कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम नहीं भी देखें तब भी पता तो चल जाएगा ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल अनदेखा करते हुए, देखते हुए भी ना अनदेखा करके और उनको इग्नोर कर दिया, अवहेलना कर दी उनकी। ठीक है, झूठा प्रदर्शन करते रहे। इससे लेखक को महसूस हुआ
कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। समझ में आया? जैसे ही लेखक ने सेकंड क्लास के डब्बे में प्रवेश किया, नवाब साहब वहां पर पालथी मारकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ ना तो देखा ना ही मुस्कुराहट दी, बल्कि खिड़की से बाहर देखकर उनकी ओर ना देखने का झूठा प्रदर्शन करने लगे। और इस तरह से लेखक को महसूस हो गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ऐसे लिखिएगा, फिर देखिए आपको 2 दूनी 4 दूनी 6 नंबर तो मिल ही गए आपको। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है और हम उत्तर कैसे लिखेंगे, आ रहा है ना समझ में? आइए। फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम पर प्रकाश डालिए। यस, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि जो पाठ 13 है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर बहुत सारी रचना की है, क्योंकि ये लेखक ने संस्मरणात्मक शैली में लिखा है। संस्मरण लिखा है, ये ना कोई कहानी है, ना कोई कल्पना है, ना कोई कविता है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद में इस पाठ की रचना की है। संस्मरण समझते हैं ना? संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये संस्मरण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लेखक की जो स्मृति है वो एकदम बहुत ताजा है और उनको बहुत अच्छे से याद है, इसलिए संस्मरण महत्वपूर्ण है। लिखा है फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम पर प्रकाश डालिए। कब पता चला कि फादर कामिल बुल्के भारत से प्रेम करते हैं या भारत में आने के लिए इच्छुक हैं? कब लगा उनको कि फादर कामिल बुल्के भारत आना चाहते हैं? यस, बिल्कुल सही गैस किया बेटा आपने, कि जब वो कहां के थे पहले तो ये बताइए। जापान के रैम्स चैपल शहर के थे, ठीक है। वहां पर वो 4th ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अचानक उनके मन में क्या आया कि मुझे सन्यास लेना है। और वहां पर जो सन्यास लेता था उसकी एक शर्त मानी जाती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना इंटेलिजेंट सा लड़का, इतना समझदार सा लड़का ये शर्त रखेगा। क्या शर्त रखी पता है? कि मुझे अपना देश छोड़कर भारत जाना है। अब चूंकि सन्यास लेने वाले की शर्त को माना ही जाता था, इसलिए उनकी शर्त मानी गई। मां ने तो पहले ही कह दिया था, लड़का हाथ से गया। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। भारत का प्रेम, भारतीय संस्कृति, भारत के ऋषि मुनियों और यहाँ की वेद पुराणों की कहानियों को सुना या भारतीय संस्कृति से प्रेरित हुए, क्या है उनके भारत के प्रति प्रेम का, वो हमें लिखना है। देखिए बेटा, अब देखिए यहां पर वही जो अभी मैं आपको समझा रही थी कि सन्यास लेते समय फादर द्वारा भारत जाने की शर्त रखने से यह बात स्पष्ट होती है कि उन्हें भारत से बहुत लगाव था। सबसे पहली बात जो कि अति 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 महत्वपूर्ण है कि उन्होंने शर्त में यही कहा ना कि मुझे भारत जाकर बसना है, तो यही उनका प्रेम छलकता है। और कुछ उदाहरण की आवश्यकता क्या है? जहां लगाव होता है वहां प्रेम की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। फादर बुल्के का भारत से लगाव स्वाभाविक ही था। सन्यासी हो जाने की भावना मन में आने के बाद प्रभु की इच्छा मानकर ही उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया। उन्होंने हिंदी विषय में शोध कार्य व सदैव हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के वे पक्षधर रहे। समझ आया कि स्टार्ट हमें कहां से करना है भारत के प्रति प्रेम का? कि सन्यास लेते समय फादर द्वारा भारत जाने की शर्त रखने से यह बात स्पष्ट होती है कि उन्हें भारत से लगाव था और भारत से प्रेम था, भारतीय संस्कृति से प्रेम था। उन्होंने सुना हो, पढ़ा हो, ऋषि मुनि वेद पुराणों कहीं से तो ज्ञान अर्जित किया होगा। और जब उन्होंने भारत आने की बात कही, इसका तात्पर्य यही कि उन्हें भारत से लगाव था। और देखिए यहां पर जहां लगाव होता है वहां प्रेम की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। जिससे हमें लगाव होता है वहां प्रेम अपने आप ही छलकता है। यही हुआ फादर कामिल बुल्के के साथ। ठीक है बेटा, तो फादर बुल्के का भारत से लगाव स्वाभाविक ही था। सन्यासी हो जाने की भावना में आने के बाद प्रभु की इच्छा मानकर ही उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया। उन्होंने हिंदी विषय में शोध कार्य किया, सदैव हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने का वे अथक प्रयास करते रहे आजीवन। ओके, पहला प्रश्न हो गया है पूरा हमारा। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, खंड का ही है और खंड का में पता है ना आपको, पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका कोर्स में
हमारी ये दो बुक्स हैं, तो खंड का में पाठ्य पुस्तक संबंधी ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देना है। ये भी 2-2 नंबर के हैं। अभी हमने देखा गद्य खंड से संबंधित प्रश्न हमारे सामने थे। अभी जो पहले हमने प्रश्न देखा ना, पहला प्रश्न, उसमें गद्य खंड था जिसके अंतर्गत लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। अब जो प्रश्न दूसरा है उसमें हमें 2-2 नंबर के ही उत्तर लिखना है। प्रश्न 2-2 नंबर के ही हैं, लेकिन ये है हमारी कविता से। तो काव्य खंड में कौन कौन सी कविताएं शामिल हैं टर्म 2 में, बताइए। यस, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब यहां है कि कन्यादान कविता में मां द्वारा जो सीख दी गई है वर्तमान परिस्थितियों में वह कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। मां द्वारा लड़की को सीख दी गई है कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत सारी सीख माँ अपनी बेटी को देती है। कब? विवाह के समय, जब कन्यादान हो रहा होता है या जब वो अपनी बेटी को विदा करती है, ये सारी सीख वो दे रही है। ठीक है, अब ये प्रश्न में पूछा गया है कि कन्यादान कविता में मां द्वारा जो सीख दी जा रही है वर्तमान परिस्थितियों में वह कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में मां द्वारा दी गई सीख सही है कि मां जो सीख दे रही है अपनी लड़की को इस कविता में, क्या वो आज की परिस्थिति से भी मेल खाती है? प्रश्न ये पूछा गया है। आप बताइए, आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें यह याद करना होगा कि मां ने कौन कौन सी सीख दी थी। जब हमें याद है कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। लड़की अभी भोली सरल थी, सयानी नहीं थी, उसे सुख का आभास तो था पर दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस तरह से ये कविता लिखी है। अब उसमें मां ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। मतलब ये जो वस्त्र, आभूषण और महंगे महंगे जेवर, ये सब इनके जाल में मत फंसना, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपने रूप सौंदर्य पर मोहित मत होना। जब हम अपने आप पर मोहित हो जाते हैं तो कोई भी हमारी प्रशंसा करता है और हम प्रशंसा में बह जाते हैं। बुद्धि उस समय क्या पता कहां चली जाती है, टाटा बाय बाय कहकर। तो यहां पर इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताना है कि जो भी मां ने सीख दी है वो क्या आज भी सही साबित हो रही है? बताइए। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं और किस तरह से उत्तर लिखने पर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कन्यादान कविता में मां द्वारा जो सीख दी गई है वह मां के अनुभव की उपज है। मां को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है, क्योंकि मां भी एक छोटी सी लड़की ही थी ना जब वो अपने परिवार से, अपने माता पिता के घर से ससुराल आई थी, तो ये उसका अपना अनुभव ही था। उन्हें ध्यान में रखकर भावी जीवन के लिए बेटी को सीख देती है। आज जब समाज में छल, कपट, शोषण और दहेज जैसी बुराइयां बढ़ी हैं, तब ससुराल में अधिक सजग रहने की जरूरत बढ़ गई है। अतः मां द्वारा बेटी को दी गई सीख की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, और यदि अब हम अभी की बात करें तो अब थोड़ा सा ये जो दहेज प्रथा है या प्रताड़ित करना है ये कम हो गया है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये सब होता है, इसलिए लड़की को हमेशा सचेत रहना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से आप उत्तर लिख देंगे और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, उप क्वेश्चन की तरफ। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कौन सी कविता है? अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्यों? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? प्रश्न यही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही थी क्योंकि फागुन में प्रकृति चारों तरफ इतनी सुंदर हो जाती है, उसका रूप इतना मनमोहक हो जाता है कि देखते ही बनता है।
अर्थात रूप सौंदर्य अलौकिक, अनुपम, अतुलनीय। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं हरी कहीं लाल, है ना, कहीं फैली है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जो सौंदर्य है प्रकृति का, जो अनुपम सौंदर्य है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जहां तक कवि की दृष्टि जाती है फागुन के महीने या वसंत ऋतु के महीने में, जहां से देखना शुरू करते हो, जहां तक क्षितिज तक, वहां पर प्रकृति जो है सुंदर ही सुंदर नजर आती है। रंग बिरंगे फूलों ने ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगे फूलों की माला पहनी हो, साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। प्रकृति की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने, इसलिए कवि चाह कर भी अपनी आंख नहीं हटा पाते फागुन की सुंदरता से। कैसे लिखेंगे आप इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। फागुन माह में चारों तरफ एक से एक सुंदर फूल खिल जाते हैं, डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती है, वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है। प्रकृति इतनी सुंदर और मनमोहक हो उठती है कि कवि उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठते हैं। वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंखें तो हटाना चाहते हैं, पर उनकी आंखें उस पर से हट नहीं पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मोहकता है, वो प्रकृति की सुंदरता है, कवि को अपने मोह में बिल्कुल ले आती है। कवि मोहित हो जाते हैं प्रकृति के सौंदर्य पर, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न का तीसरा सब क्वेश्चन मींस उप प्रश्न। कवि बादल से फुहार या रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्साह, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब देखिए यहां पर, तो कवि ने बादलों से गरजने के लिए क्यों कहा बेटा? फुहार के लिए कह सकता था, रिमझिम के लिए कह सकता था, बरसने के लिए कह सकता था, लेकिन उन्होंने कहा बादल गरजो। वेरी नाइस, याद है? सुनिए कि गरजना किसका प्रतीक है? क्रांति का। क्रांति किसका जो है क्रांति किसका प्रतीक है बताइए? क्रांति है समाज में नए नए सकारात्मक बदलावों का। तो जब बादल गरजेंगे तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। वर्षा ऋतु से पहले जब भीषण गर्मी आती है और संपूर्ण धरती पूरी तरह से तप जाती है, आग हो जाती है, हर एक प्राणी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, उस समय कवि बादलों से आह्वान करते हैं, बादलों को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बादल गरजो। क्यों? ताकि गरजने की आवाज जब आए तो जो व्याकुल मन है, हर एक प्राणी जगत जो त्राही त्राही मची हुई है, उनके मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाए, उनके मन में उत्साह आ जाए कि अरे बादल गरजा। जहां कहीं से उम्मीद की किरण नजर आती है ना, तो एक बहुत ही ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और जो मरणावस्था में हो रहा होता है वो भी जीने के लिए जिजीविषा उसके मन में जाग जाती है। जिजीविषा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। याद रखिएगा, जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा। तो जब कोई प्राणी मीन्स जिसमें प्राण होते हैं, ठीक है, जब वो मरणावस्था में हो और कहीं से कुछ ऐसी, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो यहां पर जब बादलों के गरजने की आवाज आएगी तो हर एक के मन में उत्साह जागेगा, उम्मीद जागेगी कि बादल गरजे हैं तो बरसात भी होगी और हमारी प्यास भी बुझेगी। ठीक उसी तरह से जब क्रांतिकारी समाज में आते हैं तो जो प्रताड़ित जन है, जो शोषक वर्ग है, जो शोषित लोगों पर अत्याचार कर रहा है, और जब क्रांतिकारी घोर गर्जना के साथ आते हैं, अपने नारों के साथ आते हैं, जय भवानी हर हर महादेव, इस तरह से आते हैं, आवाज करते हुए, चुपचाप से नहीं आते हैं चोरों की तरह। ये जो उनकी गर्जना सुनकर भी समाज में जो पीड़ित जन है उनके मन में उत्साह जागता है और हर तरफ गूंज हो उठती है, क्योंकि बरसेगा तो उसका पता नहीं चलेगा कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन पास है, कौन दूर है, हर एक को उनका पता चल जाता है। इसलिए गरजने के लिए कहा है कवि ने, ठीक है, ताकि हर एक के मन में जिजीविषा
उत्पन्न हो, और जिजीविषा क्या होती है? जीने की इच्छा। ठीक है, आइए देखते हैं। उत्साह कविता कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि का ओज और शक्ति से पूर्ण एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादलों से ऐसी गर्जना की अपेक्षा करता है जिसे सुनकर लोगों के मन में उत्साह का संचार हो, क्रांति हो जाए। जबकि बादलों की रिमझिम फुहार से व्यक्ति के मन में कोमल भावों की उत्पत्ति होती है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होता। कवि संसार को जड़ता से मुक्त करने के लिए क्रांति चाहता है। मतलब जो एकदम उदास से बैठे हुए हैं या निराश या हताश बैठकर एकदम अपने आप को भूल चुके हैं, वो उनको उबारना चाहता है, उनके मन में जोश और उमंग भरना चाहता है। ठीक है, इसलिए वह बादलों से रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, और गरजना क्रांति का प्रतीक है, और क्रांति बदलाव का, सकारात्मक बदलाव का। ऐसा लिख दीजिएगा, यूं मिलेंगे आपको 2 नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों से समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? कन्यादान कविता। बताइए, कन्यादान कविता में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं? इस पंक्ति के माध्यम से स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि कितनी प्रताड़ित थी स्त्री, कितना अत्याचार किया जाता था स्त्री के ऊपर। समाज में शिक्षा के अभाव से स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता था, और यह माना जाता था कि सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करना, घर के कामकाज करना ही स्त्री का काम है। शिक्षा से वंचित रखा जाता था, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो फिर समाज में अपने अधिकारों को जानेगी ना, और अधिकारों को पाने की इच्छा भी जाहिर करेगी। तो ये बहुत सारी बातें थी। तो आग रोटियां सेकने के लिए पहले, और थोड़ी से हम इस समय से पहले की यदि हम बात करें तो दहेज प्रथा ऐसी चरम सीमा पर थी। दहेज ना देने पर लड़की को ससुराल वाले जलाकर मार भी देते थे, और कभी कभी इतना प्रताड़ित करते थे कि स्वयं लड़की आत्मदाह कर लेती थी। तो ये माँ ने जो अपनी बेटी को सीख दी है, वो स्वयं के अनुभवों या समाज में जो होता आ रहा था या कुरीतियां जो फैली हुई थी, व्याप्त थी, उन पर आधारित कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कि उत्तर का निर्माण हम किस तरह से करेंगे बेटा। इन पंक्तियों से समाज में स्त्री की शोचनीय एवं दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। जब दहेज लोभी लड़की को जलाकर मार दिया करते थे या उन्हें स्वयं जलकर आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया करते थे, वो तब की पंक्ति है, और ऐसा होता था, ये कोई काल्पनिक नहीं है। समाज में इस तरह की दुराचार, अत्याचार, प्रताड़नाएं की जाती थी लड़कियों के साथ। इसलिए माँ ने कहा था कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यदि तुम पर कोई अत्याचार करे तो अपने आप को हानि मत पहुंचाना, अपने आप को बिल्कुल एक शक्ति के साथ प्रस्तुत करना और उसका सामना करना। खुद को हानि कभी नहीं पहुंचाना है, कभी भी, किसी भी स्थिति में। यहां पर ये माँ ने लड़की को सीख दी, लेकिन मैं यहां पर सबसे यही कहना चाहूंगी बच्चों कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें खुद को नुकसान कभी नहीं पहुंचाना है। हर एक समस्या का हल है, हर एक समस्या का समाधान है। तो धीरे धीरे करके जो भी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो टल जाएंगी। हार नहीं मानना है। ठीक है, यही माँ ने लड़की को समझाया था। ओके, 2 प्रश्न हो गए हमारे खंड का से। अब हम खंड का के ही तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं, जिसमें आ गया है हमारी कृतिका। यस, पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के प्रश्न रहेंगे इसमें। और कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न हमें करना है। ठीक है, 3 नंबर का 1 प्रश्न। कितने शब्दों में लिखना होगा हमें? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। अभी हमने देखा था 2 अंक के प्रश्न थे, 25 से 30 में लिखना था। अब 3 नंबर का प्रश्न है, 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ याद आया? माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ।
बाबूजी उसको भोलानाथ कहते थे। बचपन की बहुत सारे खेलों से, बहुत सारे अनुभव से लेखक ने हमें अपने साथ साझा किया है और उन्होंने अपने खेलों को हमारे मतलब बहुत सारी बातें कही कि वो कैसे खेलते थे। खेत बना लेते थे, फिर वहाँ पर मिट्टी के छोटी छोटी गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे, पत्ते से पूरियाँ बना लेते थे, बहुत सारी बातें की हैं। दूल्हा दुल्हन गुड्डा गुड़िये का खेल भी खेलते थे। फिर जियोनार बैठाते थे। जियोनार मतलब लाइन से जब भोजन करने बैठते हैं ना, पंगत लिखा था वहाँ। पंगत समझते हैं? जब आराम से बिल्कुल लाइन से सब बैठते हैं और परोसा जाता है भोजन, तो इस तरह से भी वो खेलते थे। पिताजी के बहुत अधिक करीब थे। पिताजी उनको लाड़ प्यार से भोलानाथ कहते थे। माँ उनसे बहुत अधिक स्नेह करती थी, जैसा कि बिल्कुल सभी माँ अपने बच्चों से करती हैं। उनके बालों में कड़वा तेल, सरसों के तेल को उन्होंने कड़वा तेल कहा है कि कड़वा तेल मल देती थी और एक चोटी बनाकर अच्छा खासा कन्हैया बना देती थी। तो वो छूट कर भागते थे और माँ पिताजी की गोद में चले जाते थे ससकते ससकते। लेकिन अब है कि जब भी वो अपने साथियों को देखते थे तो वो सिसकना क्यों भूल जाते थे? क्या कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे? बताएं? ठीक है, बताते हैं कि कोई भी बच्चा हो या बड़े ही क्यों ना हो, जब भी उनकी मित्र मंडली या मित्र जो दोस्त रहते हैं वो सामने आ जाएं तो हम अपना रोना धोना दुख दर्द भूल जाते हैं और उनमें खो जाते हैं। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार यदि देखें, हर एक की मानसिक स्थिति के अनुसार देखें, मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, तो ये है कि हम अपने आप को ऐसे शाय महसूस करते हैं, हमें शर्म आती है रोने में किसी के सामने। अधिकतर बच्चों की यदि देखा जाए तो वो नहीं चाहते कि हमारे मित्र हमें रोता हुआ देखें, और बच्चों का मन खेलने कूदने में तो लगता ही है, तो सिसकना विसकना भूलकर, रोना धोना छोड़कर उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। आइए उत्तर किस तरह से लिखेंगे बेटा? बच्चों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना रुचिकर लगता है। रुचिकर मीन्स इंटरेस्टेड लगता है, ठीक है। उनके साथ खेलकर वे अपने सारे दुख भूल जाते हैं। चोट लगी है, क्या हुआ है, सब भूल जाते हैं। खेल खेल में क्या लग जाए कह नहीं सकते हैं। मुझे ही देख लीजिए, कबड्डी जब खेली थी ना तो इतना खतरनाक चोट लगी थी कि महीने भर तक पट्टी रही थी, लेकिन उस समय पता भी नहीं चला था कि मुझे चोट लगी है। तो खेलते समय हम भूल जाते हैं कि हमें चोट लगी है, क्या हुआ है, कैसा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हर एक बच्चे के साथ होता है, तो वे अपने सारे दुख भूल जाते हैं। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने साथियों के सामने रोने या सिसकने में हीनता का अनुभव होता है, शर्मिंदगी का अनुभव होता है, ठीक है। यही कारण है कि मां द्वारा जबरदस्ती सिर में तेल लगाने और चोटी बनाने से चिढ़ा हुआ भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था और अपनी मित्र मंडली में शामिल हो जाता था। ये आपको लिखना है, ठीक है। माँ जब तेल लगाती थी सरसों वाला तो वो सिसकने लगते थे और जाकर अपने पिताजी के पास जाते थे और इतने में मित्र मंडली आ जाएंगे, भोलानाथ भोलानाथ सब भूल गए और उनके साथ शामिल हो जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? जॉर्ज पंचम की नाक, रिटन बाय कमलेश्वर जी। यस, तो जो जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति थी, उसकी नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किया था? मूर्तिकार याद है ना, पैसे से लाचार, चालाक, समझ गया था कि इनके चेहरे मुझ पर डिपेंडेंट हैं, ये पूरी तरह से जो सरकारी तंत्र है वो मुझ पर निर्भर है, तो मैं जैसा करूंगा वैसा इन लोगों को करना पड़ेगा। तो क्या किया उसने? जब मूर्ति को देखा आराम से और कहा कि महोदय जी, पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, स्टैच्यू है या लाट है, पत्थर किस किस्म का है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे भारत में पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, खानों का भ्रमण करना पड़ेगा। खान मीन्स माइंस, ठीक है, देखना पड़ेगा। ऐसा किया उसने, भ्रमण किया उसने, तरह तरह की खानों का दौरा किया, लेकिन वैसा उसको पत्थर नहीं मिला। आकर मुंह लटकाकर सामने आता है कि नहीं मिला। अब सब फिर घबरा गए, क्या होगा? रानी एलिजाबेथ आने वाली थी ना, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाना बहुत जरूरी था। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप घबराइए मत, मैं दूसरा कुछ हल निकालता हूं। बोले क्या? जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे या महापुरुष थे, उनकी लाटें, उनकी मूर्तियां भी तो लगी है ना भारत के हर कोने में। मैं देख कर आता हूं, यदि किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से फिट हो गई
तो उनकी नाक काट कर यहां लगा देंगे। सोचिए आप। और हम सबको पता है कि नाक मान सम्मान का प्रतीक होती है। यस, ठीक है। तो जब उसने ये बात कही उन सरकारी तंत्र के सामने, तब उनको जो सरकार थी, जो सभा थी, उस मूर्तिकार को चुप कर देना चाहिए था, परंतु उन्होंने चुप नहीं किया और उसको अनुमति दे दी कि हाँ हाँ जाओ, जिसकी नाक समझ में आए ना ले आना। वो गया, पूरा बिल्कुल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर पूरब से लेकर पश्चिम तक, सब जगह गया। लेकिन आकर क्या कहता है कि महोदय जी, सभी महापुरुष और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी लाटों की नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा है। समझ आया बेटा कि उनका जो सम्मान था वो उस विदेशी शासक से कई गुना बड़ा था, बहुत अधिक गुना। अब फिर घबरा गए, बोले क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए मत। बार बार वो गरीब था, मजबूर था, पैसे से लाचार था और पैसे ऐंठता जा रहा था और वो पैसे देते जा रहे थे। मान से गुलामी देखिए आप। फिर क्या हुआ? बोले कि मैं, एक और आइडिया आया है मेरे दिमाग में। बोले बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं मूर्तिकार जी? बोले कि बिहार सेक्रेटेरिएट में सन 42 में, 1942 में कुछ बच्चे शहीद हुए थे ना, उनकी भी तो मूर्तियां लगी हैं, उनकी भी तो स्टैच्यूज हैं, उनकी भी तो लाटें हैं, जरूर उन बच्चों की नाक फिट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की नाकें छोटी होंगी। बोले क्या करें? बोले मैं जाता हूं, कुछ खर्चा पानी दीजिए। फिर पैसे ले लिए, वो फिर गया और फिर लौट कर आता है मुरझाया हुआ चेहरा लेकर। बोले क्या हुआ? बोले उनकी नाकों का नाप भी बड़ा निकला, अर्थात उनका सम्मान भी बड़ा था। अंत में जो उसने कहा अकल्पनीय था, शॉक्ड कर दिया था हमें। क्या कहा? उसने कहा पहले तो ये खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए, समाचार पत्र वालों को बाहर भेज दीजिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा और सही लगे तो अनुमति दीजिएगा, गलत लगे तो क्षमा कीजिएगा। बोले नहीं नहीं तुम बोलो बोलो। उसने कहा कि महोदय जी, 40 करोड़ जनता है, किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा देते हैं ना मूर्ति पर। 1 मिनट के लिए तो सन्नाटा छा गया सभा में और दूसरे ही पल उसको अनुमति मिल गई। सोचिए आप, किस कदर गुलामी की मानसिकता अभी भी जकड़ी हुई थी। भारत स्वतंत्र हो गया था, विदेशियों को खदेड़कर भगाया जा चुका था, परंतु विदेशी शासक जो रानी आ रही थी उसके स्वागत में अपना मान सम्मान खो बैठे सब, और उसको जिंदा व्यक्ति की नाक काटने की अनुमति दे दी गई। हद है। कमलेश्वर जी ने सरकारी तंत्र पर करारा व्यंग किया है। अब देखिए इस उत्तर को लिखेंगे किस तरह से ताकि हमें 3 नंबर प्राप्त हो सके। मूर्तिकार ने उन फाइलों की खोज करवाई जिनसे लाट के पत्थर के विषय में पता चल सके। मूर्ति कब बनी थी, कौन से पत्थर से बनी थी, कौन सा किस्म का पत्थर था। ठीक है। इसमें असफल होने पर वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, देश के सभी महापुरुषों, यहां तक कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी नापी। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल रहा। वह तो सफल रहा, लेकिन जो देश का सरकारी तंत्र था उसने अपनी नाक को काटकर चापलूसी की हद पार कर दी, चाटुकारिता की हद पार कर दी और मूर्ति को जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी। ये थे कृतिका वाला उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी 3 नंबर का है। एक संवेदनशील नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की रचयिता कौन है? लेखिका जल्दी बताइए। मधु कंकरिया जी। वो घूमने जाती हैं, यात्रा पर जाती हैं और किस तरह से वो गैंगटोक जाती हैं, मकाओ जाती हैं और वहां देखती हैं, प्राकृतिक दृश्यों को देखती है, वहां के लोगों को देखती हैं और कितनी मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं उन दृश्यों को देखकर। उन्होंने सब कुछ यहाँ पर हमें बताया है। यही लिखा है कि एक संवेदनशील नागरिक होने के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि कटाव पर
एक भी दुकान ना होने के कारण वो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, और अच्छा ही हुआ कि वहां पर दुकान नहीं थी। यदि दुकानें होती तो प्रदूषण फैलता, लोग आते जाते और लोगों से ही प्रदूषण फैलता है। तो आप बताइए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण या होने के आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे एक जिम्मेदार होने में, एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका कैसे निभाएंगे पर्यावरण को रोकने में? उत्तर कैसे लिखेंगे बताइए। हाँ बिल्कुल, कि हम अधिक से अधिक पौधे रोपण या पौधा रोपण कर सकते हैं, प्लांटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, वाहनों को बहुत अच्छे से चलाएंगे, नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण है उसको, जो स्पीकर्स या जो भी हम म्यूजिक सिस्टम रखे रहते हैं उनको कम ध्वनि करेंगे। मृदा प्रदूषण जो मिट्टी वाला सॉइल पॉल्यूशन रहता है उसको भी कम करेंगे। फैक्ट्रीज या जो भी उनसे धुआं निकलता है उनकी चिमनियों को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे ताकि वायु प्रदूषण ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं लिखेंगे कैसे बेटा। प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। वृक्षों के कटाव को रोकना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, पर्यटक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण, जल स्रोतों के जल को प्रदूषण रहित रखना, पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करना आदि उपायों द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा उत्तर। अब चलते हैं हम, खंड का हुआ हमारा समाप्त, ठीक है। खंड खा की तरफ हम आ गए हैं जो है रचनात्मक लेखन। प्रश्न 4, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आप लिखने वाले हैं अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। 20 नंबर का आपका रचनात्मक लेखन है, ठीक है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 5 नंबर का अनुच्छेद है, 5 नंबर के पत्र हैं, 2.5 नंबर के 2 विज्ञापन हैं और 2.5 नंबर के ही 2 संदेश लेखन है। तो कुल मिलाकर हमारी 20 नंबर का खंड कौन सा है? खा, और 20 नंबर का ही था हमारा खंड का। टोटल है हमारे 40 अंक, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। किस तरह से? संकेत बिंदु समझते हैं ना बेटा, पहले आप निबंध लिखते थे, निबंध भी लिखे होंगे। निबंध बड़ा सा रूप होता था जिसमें कम से कम हमें 4-5 पेजेस लिखना है, 10 नंबर का आता था। अब निबंध का छोटा रूप है अनुच्छेद लेखन। अब निबंध नहीं है, अब है अनुच्छेद, तो यह है 5 नंबर का, लेकिन संकेत बिंदु इसमें भी रहेंगे, इनका पालन हमें करना है। क्या है? भूमिका, अराजकता के कारण, उपसंहार। टॉपिक क्या है हमारा? समाज में बढ़ती अराजकता। अब इसको, भूमिका को समझते हैं आप, इंट्रोडक्शन। अराजकता क्यों, इसके कारण लिखना है। उपसंहार मींस कंक्लूजन, ठीक है। इन संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए हमें अनुच्छेद लिखना है और 150 शब्द लगभग आपको, आपकी आंसर शीट जो रहेगी परीक्षा में उसके 2 पेजेस लिख दीजिएगा आप, अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में। आपको 5 अंक बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? चलें क्या आगे कि और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है भारतीय किसान और कृषि। भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसमें भी भूमिका रहेगी, किसानों का महत्व रहेगा और उपसंहार रहेगा। तीसरा क्या टॉपिक है? मेरे जीवन का लक्ष्य। हर एक के जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, अन्यथा बिना लक्ष्य का जीवन उस नाव के समान है जिसमें नाविक बैठा ही नहीं है। कहां जाएगी नाव? ना किनारे पे ना बीच में, क्या पता कहां कहां भटकती रहेगी। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना अति आवश्यक है, ठीक है। समझ में आया? तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें निबंध लिखना है, अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है। कैसे किया गया है कि 3 अनुच्छेदों में से हमें कोई एक अनुच्छेद लिखना है, तीनों के तीनों नहीं लिखना है। बच्चे भूल नहीं करना कि तीनों थोड़ा थोड़ा लिखा है और कहें हमें 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 3 है, ऑप्शंस है और आपको 3 में से 1 करना है। क्लियर? अंक विभाजन किस तरह से? 5 अंक कैसे कैसे हैं? भूमिका रहेगी आपकी 1 अंक की, विषय वस्तु 3 अंक की और भाषा 1। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप जो देंगे वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि जो भी विषय आप चुन रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन को पढ़कर चेकर प्रफुल्लित हो जाए और नंबर दे दे कि क्या बात है, गजब किया है बच्चे ने। समझ में आया? इस तरह से हमें ये लिखना है।
अब चलते हैं आगे कि अनुच्छेद शुरू कैसे करना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है ताकि 5 में से 5 नंबर मिल जाए। आइए देखते हैं बेटा। समाज में बढ़ती अराजकता। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का उत्थान या पतन उसमें रहने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति पर ही निर्भर है कि किस तरह की प्रवृत्ति है, अच्छा या बुरा सब हमारे हाथ में है। वर्तमान समाज में अराजकता अपने चरम पर है, मतलब अन्याय, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ बिल्कुल शीर्ष पर है, चरम पर है, टॉप पर है। समाज में व्याप्त अराजकता का प्रमुख कारण है मनुष्य की स्वार्थ परक लोलुपता एवं असंतोष की प्रवृत्ति। लालच, स्वार्थ और असंतोष, इसके कारण समाज में अराजकता है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है। यदि स्वार्थ नहीं होगा, लालच नहीं होगा तो अराजकता भी नहीं होगी। ठीक है बेटा। ऐसे व्यक्ति बुराइयों में लिप्त होते हैं तथा समाज को दूषित करते हैं। इन्हीं व्यक्तियों से समाज में अराजकता का विस्तार होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं जो लालची हैं, स्वार्थी हैं और इन्हीं के कारण ये 10 और इकट्ठे वैसे कर लेते हैं और इनके कारण अराजकता फैलती जाती है, गुणित होती जाती है। ठीक है। आधुनिक समाज में अराजकता अनेक रूपों में विद्यमान है। कैसे रूपों में? कौन कौन से रूप हैं? समाज में व्याप्त चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, महिलाओं से छेड़छाड़, रिश्वतखोरी आदि सभी अराजकता के ही तो रूप हैं। अराजकता मतलब राजकता में अराजकता, आ जोड़ने से, जैसे राज नहीं कि एकदम राम राज्य मतलब सब कुछ सही। अराजकता मीन्स अन्याय, लूट, चोरी, डकैती, छेड़छाड़ सब कुछ इसमें शामिल है। बढ़ रही है व्यक्ति के मस्तिष्क में, विचारों में नकारात्मकता आने के कारण, लालच बढ़ने के कारण, स्वार्थ परकता बढ़ने के कारण। ठीक है। अराजकता को दूर करना यदि असंभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। कहते हैं ना कि असंभव तो कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है, बशर्ते कि हम हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सकें। पर सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से इसे समाप्त जरूर किया जा सकता है। यदि हर एक व्यक्ति ये ठान ले कि हाँ मैं साथ हूं, मैं साथ दूंगा, मैं सच्चाई का साथ दूंगा, लेकिन बहुत लोग पीछे हटते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं कि मैं क्यों फ्रंट में आऊं, मैं क्यों सामने आऊं, उससे क्या होगा, मेरा क्या है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ तो मैं लोगों की हेल्प क्यों करूं। जबकि कहते हैं ना कि जब तक जाके पांव ना पड़े बेबाई वो का जाने पीर पर आए। जिसको खुद कष्ट नहीं होता, जिसने खुद भोगा नहीं होता, वो दूसरों के दुखों को नहीं समझ पाता, और जब खुद भोगता है तब इतने आंसू बहते हैं कि रोने के मतलब आंसू पहुंचने की कुछ हल नहीं निकलता है, फिर पछताते हैं। इससे अच्छा है कि हम दुखी लोगों के साथ रहकर और उनका जो दुख है उनको कम करें और साथ में उनका योगदान दें, ताकि अराजकता जैसे ये जो कुरीतियां हैं, या कुरीतियां कहें या दुर्व्यवहार हैं, या इस तरह के डकैती, लूटखोर, हत्याएं, महिलाओं से छेड़छाड़ आदि जो दुष्कृत्य हैं उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके। हर एक व्यक्ति को बढ़ के आगे आना होगा। सरकार को भी कुछ सख्त नियम बनाने होंगे। फिर अपने आप व्यक्ति जो है वो डरेगा, उसके मन में दहशत होगी कि यदि मैं करते पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। कड़क कानून होना चाहिए। ठीक है। किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग से नहीं, अपितु समाज के समस्त वर्गों के लोगों को उसका विरोध करना होगा। हमें उन्हें रोकने के नए उपाय खोजने होंगे तथा, देखिए आ गया ना, तथा कानून के नियमों को और भी अधिक सख्त बनाने होंगे ताकि इनसे भली भांति निपटा जा सके। सभी असामाजिक तत्वों का सामाजिक रूप से बहिष्कार भी इस दिशा में एक उत्तम उपाय बन सकता है। असामाजिक तत्वों का सामाजिक रूप से बहिष्कार, मान लीजिए कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, उससे 1-2 व्यक्ति मिल गए और वो उसका सामान खरीदने लगे या कुछ भी, बाकी कहेंगे चलो ले लो, सस्ते में ही तो है, क्या हुआ। लेकिन यदि एक व्यक्ति भी कहे कि नहीं लेना, हम इसका बहिष्कार करते हैं, और सब उस एक व्यक्ति का साथ देंगे, तो उस व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ेगी और बाहर होना पड़ेगा, और उसे भी उन सही में शामिल होकर अपने आप को सही बनाना होगा। लेकिन आवश्यकता है एकता की, कानून के नियमों का एकदम सख्ती से
सरकार को सख्त होने की, कानूनों को ऐसे मतलब कानून बनाए जाए जिससे हर कोई व्यक्ति की रूह कांपे जो ये सब करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है या अपने आप को आगे रखता है। जब नियम कठोर होंगे, सख्त होंगे, तो उसे भी अपनी जान की परवाह तो होगी ना। तो ये सब जरूरी है। सरकार की मुख्य भूमिका है कि उनको बहुत अधिक कठोर कदम उठाने चाहिए। ठीक है, हमारे इस प्रयास में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, चलचित्र, दूरदर्शन एवं संचार के अन्य माध्यम भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। समाचार पत्र भी निभा सकते हैं क्योंकि समाचार पत्र तो सभी पढ़ते हैं। बिल्कुल, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दीजिए या बड़े समाचार पत्रों में छाप दीजिए कि इसके साथ कोई संबंध ना रखे या कोई इससे वार्तालाप ना करे, व्यक्ति अपने आप शर्मसार हो जाएगा और वो फिर आगे ऐसे कार्य को करने में डरेगा। ठीक है, तब वह दिन दूर नहीं जब हम एक सुसंस्कृत, उन्नत एवं गौरवशाली समाज का गठन कर सकेंगे। लेकिन सबको एक होकर ये काम करना होगा, तब कहीं जाकर हम सुसंगठित भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है बेटा। यस, भारतीय किसान और कृषि। यूं तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60 से 70% जनता आज भी कृषि पर आधारित है। किसान अपना दिन रात मेहनत करके फसल को उगाता है और जब कहीं जाकर हम शहर के वासियों को भोजन या अन्न प्राप्त हो पाता है। अब ऐसे में यदि किसान की स्थिति को दयनीय माना जाए या किसान को दयनीय या बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड उसमें रख दिया जाए कि किसान है बेचारा, तब फिर हम कौन होंगे बेचारे। ठीक है, कि वो जो हमारे पेट भरने का कार्य करता है, कहते हैं ना कि पेट की आग से बड़ी आग तो कुछ है ही नहीं। इस पापी पेट के कारण ही तो दुनिया चल रही है। यदि पेट नहीं होता तो शायद हम सब हाथ पर हाथ रखे बैठे होते या ये सृष्टि चल ही नहीं रही होती। ठीक है, तो अब यहां पर आती है भारतीय किसान किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं और किस तरह से अपने आप को हमेशा मेहनत से, कर्म से पीछे नहीं हटाते हैं। जो भी मेहनत हो, जितना भी खून पसीना क्यों ना बहाना पड़े, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको कहते हैं ना कि किसान अपनी फसल जब खेत में लहलहाती फसल देखता है ना, उससे अधिक संतोष और उससे अधिक खुश शायद वो कभी नहीं होता होगा। एक किसान की सबसे ज्यादा खुशी अपनी लहलहाती हुई खेत में हरी हरी फसल देखकर ही होता है। बहुत संतोष होता है उसको। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय किसान भारतवासियों के लिए अन्नदाता हैं, उनके पालक हैं। पालने वाले को पालक कहते हैं। वह धरती की छाती को फाड़कर हल चलाकर अन्न उपजाता है, मेहनत करता है ना, किंतु उसके परिश्रम का फल व्यापारी लूट ले जाता है। उससे कम दामों में खरीदना और अधिक दामों में बेचना, चाहे वो सब्जियां हो चाहे कोई अन्न हो। किसान इतनी मेहनत करके सब्जियां या फल उगाता है या अन्न उपजाता है और उससे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं कम दामों में खरीद लेते हैं और फिर मुंह मांगे दामों में बेचते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, भंडारण करके रख लेते हैं और किसान को देते हैं कुछ थोड़ा सा दाम और खुद कमाते हैं उससे हमेशा के लिए कई गुना अधिक पैसा। ठीक है, भारत में कृषि और किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है, जिसके कारण अनेक किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे कई केसेस आपने भी पढ़े होंगे, समाचार पत्रों में, टीवी में देखा होगा कि जब कभी वो इतनी मेहनत करके इतने पैसे भी लगते हैं, सिर्फ मेहनत ही नहीं है, पैसा भी लगता है, खून पसीने की कमाई होती है उसकी। ठीक है, लेकिन जब कभी वो इतनी मेहनत से कमाता है और उसके जो कहते हैं ना कौड़ियों के दाम, यदि मार्केट में उसके दाम लगते हैं तो वो क्या करे, साल भर क्या खाएगा वो, अपना घर बार कैसे चलाएगा वो। इसलिए कभी कभी किसानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये तो सुनकर मतलब रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात है कि वो किसान जो हम सबको जीवन प्रदान करते हैं, हम सबके अन्नदाता हैं, वो स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। क्यों? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम सरकार की, यदि मैं बात कहूं या मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम उनको तो उनका भरपूर दिया जाए ना, जितना वो दे रहे हैं हमें
उनका आदान प्रदान, उनका जो धन है, इतनी राशि तो उनको प्रदान की जाए कि वो साल भर आराम से बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, जिससे उनके मन में कभी भी अपने प्राणों को त्याग देने जैसी भावना उत्पन्न ना हो। ये है असली वास्तविकता कि किसान का जीवन कितना कठिन है, ठीक है, जिसके कारण अनेक किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। भारत में बहुत से ऐसे लघु उद्योग हैं जिसे किसान आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए। कभी खराब बीजों की वजह, कभी फसलों की कम कीमत, कभी खराब मौसम और कभी सरकार की गलत नीतियों की दोहरी मार से किसानों की दुर्दशा हो जाती है। सरकार की दोहरी मार, देखिए बेटा, सरकार की गलत नीतियों से भी किसान की हालत बहुत खराब हो जाती है। किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसानों के कर्ज माफ कर देने चाहिए तथा किसानों के लिए सरकार को लघु उद्योग लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही कृषि को व्यवहारिक बनाने के लिए अनुबंध कृषि को एक विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर देना चाहिए ताकि किसानों के जीवन को सही दिशा दी जा सके, ताकि वो कभी भी अपने प्राणों को देने की बात या कल्पना भी ना करे, ठीक है। भारतीय किसान बड़े परिश्रमी हैं। वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना ही अपने कार्य में जुटे रहते हैं। जेठ की दोपहरी, जेठ मई का महीना, ठीक है, वर्षा ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काली मेघ मालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली वायु उसे अपने कर्तव्य से रोक नहीं पाती। अभाव और विवशता के बीच ही वह जन्म लेता है तथा इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। धन्य है अन्नदाता भारतीय किसान। हम सबको उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सबको उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना रखनी चाहिए। सरकार से मैं यहाँ अपील करना चाहूँगी कि किसानों को उसके जो मेहनत है उतना तो मिलना ही चाहिए। तो ये है हमारे भारतीय किसान, और इस तरह से जब हम लिखेंगे तो 5 नंबर आपको अवश्य मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, जिसका विषय है मेरे जीवन का लक्ष्य। जैसा मैंने अभी बताया कि हर एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य का जीवन उस बिना नाविक की नाव की भांति हो जाता है। यदि नाव, नदी में नाव है और उसमें नाविक नहीं होगा, चलाने वाला नहीं होगा, तो वो नाव कहाँ जाएगी? क्या बिल्कुल आराम से किनारे पर लगेगी, फिर किनारे से उस पार जाएगी? नहीं, नाविक का होना जरूरी रहता है ना। तो जीवन में लक्ष्य या गोल होना बहुत जरूरी है। उस गोल को, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रगति और उन्नति प्राप्त करते हैं। यदि जीवन में लक्ष्य है तो समझिए हम प्रगति पर जाएंगे। यदि जीवन में लक्ष्य निर्धारण नहीं किया है तो पता नहीं, जहां ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। कहते हैं निश्चित कर अपनी जीत, लक्ष्य को निर्धारित करना है। अब एक और बात बताना मैं चाहूंगी कि कोई भी अनुच्छेद जब आप किसी पंक्ति से शुरू करेंगे या कोई भी कोट टाइप जो कहावतें रहती हैं, विचार रहते हैं, है ना, कोई भी पंक्ति रहती है, उनसे शुरू करेंगे तो आपका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। वाह क्या बात है। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही मीन्स राहगीर। यहां पर कहना चाहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कि आगे चलने से पहले, कहीं जाने से पहले हम तय तो कर लें कि हमें जाना कहाँ है। हम निकल तो गए हैं घर से बाहर, हमें पता ही नहीं जाना कहाँ है, यहाँ टहल रहे हैं वहां टहल रहे हैं और ऐसा ही करके घर वापस आ गए। कुछ नहीं, हम निकल रहे हैं, हमारी एक मंजिल होनी चाहिए कि मैं जा रहा हूं और मुझे वहां पहुंचना है और ये कार्य करना है, वो लक्ष्य है, ठीक है। तो जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, कितनी हो लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परंतु पीछे नहीं हटना है, उनको पार करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण सोच समझकर कर सकता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, क्योंकि वही उनका लक्ष्य था। सारी इंद्रियां एकाग्रचित करके जब उन्होंने बाण चलाया तो वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। जीवन का लक्ष्य बहुत सोच समझकर प्रारंभ से ही तय करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है।
जो बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं वे अवश्य असफल हो जाते हैं। मधुशाला में बच्चन जी कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। क्या है? राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब एक राह पर, एक मंजिल पर चलते जाइए, यहां पर निश्चय करके कि जाना कहां है, अवश्य आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति के सामने अनगिनत लक्ष्य रहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो कोई फौजी अफसर व्यक्ति बनना चाहता है। यदि व्यक्ति प्रारंभ से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो एकाग्रचित होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील हो जाता है और अंततः अपना लक्ष्य भी पा लेता है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य शिक्षक बनना निर्धारित किया है। बिल्कुल सही पंक्तियां हैं बेटा, कि मैं यदि अपनी बात करूं आपसे, बचपन से ही मैं शिक्षक बनना चाहती थी। बहुत छोटी थी, गांव में रहती थी, 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में गई, हॉस्टल में पढ़ी। तो जब मैं देखती थी अपने टीचर्स को स्कूल में पढ़ाते हुए, तो घर में आकर मैं भी क्योंकि पहले तो डंडी रखे रहते थे ना हाथ में, स्टिक, उसको रख के मैं अपनी दादी या किसी को भी, बैठो यहाँ पर पढ़ो। मतलब मुझे बचपन से इंटरेस्ट था कि यस, मुझे तो टीचर बनना है, और उस लक्ष्य ने मुझे आप तक पहुंचाया। ठीक है, यहां पर यही है कि लिखा है, शिक्षक बनकर मैं अपने देश की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकूंगा और उनका चारित्रिक विकास कर देश को अच्छा नागरिक देकर देश सेवा में योगदान दे सकूंगा। बिल्कुल सही, यही कुछ मेरा लक्ष्य था और आज ये लक्ष्य सफल हो रहा है। इससे औरों के समान मुझे भी आत्मसंतोष तथा गर्व प्राप्त हो। यस, मुझे गर्व है अपने शिक्षक होने पर, मुझे गर्व है आपकी शिक्षक होने पर कि हम और आप, मैं ऐसे एक व्यक्ति बनाने जा रही हूं, आपको एक ऐसा नागरिक बनाने जा रही हूं। मैं अपना भरसक प्रयास करती हूं कि आप में ऐसे मूल्यों का दूं, आपको ऐसे मूल्य प्रदान करूं जिससे आप अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सके, एक सुयोग्य नागरिक बन सके, सम्मानीय व्यक्ति बन सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न है 5वां। आया है पत्र लेखन, नंबर है 5। ठीक है, मुकुल आपका मित्र है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया। उसे बधाई देते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। कौन सा पत्र है ये, औपचारिक है कि अनौपचारिक, बताइए, जल्दी बताइए। मित्र को पत्र लिखना है, अनौपचारिक। वेरी गुड। अनौपचारिक पत्र मीन्स जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अब बताना ये वाला कौन सा है। ये तो आपने कह दिया अनौपचारिक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अनौपचारिक, ठीक है। अब यह है, अपने नगर के विद्युत अधिकारी को बिजली की कटौती के कारण पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों के विषय में अवगत कराते हुए इसमें सुधार के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। कौन सा है? औपचारिक, वेरी नाइस। ऑफिशियल लेटर मींस औपचारिक पत्र, ये है आपका औपचारिक, बहुत सही। औपचारिक पत्र मींस ऑफिशियल लेटर। तो यहां पर ये दोनों पत्र हैं। अब आगे चलते हैं, और क्या है, क्या करना है, हमें दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। और अंक विभाजन क्या है, आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर, विषय वस्तु 3 नंबर, भाषा 1 नंबर। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे आप, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड में ही समाप्त करते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, विषय वस्तु, जो आप विषय लिख रहे हैं उसका बॉडी किस तरह से रहेगी, वो आपके 3 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ किस तरह की भाषा का, शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, 1 नंबर। क्लियर? आइए देखते हैं। A47 सेक्टर 16 नोएडा उत्तर प्रदेश, दिनांक 15/7/2022। लिख देते हैं, प्रिय मुकुल, सहिष्णु नमस्कार। कल के समाचार पत्र में तुम्हारी शानदार सफलता के विषय में पढ़कर अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ। तुमने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करके न केवल अपने माता पिता बल्कि विद्यालय को भी गौरवान्वित किया है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि तुम्हारी इस उपलब्धि हेतु तुम्हें विद्यालय के वार्षिक समारोह में राज्य के खेल कूद मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। निसंदेह तुम इस सम्मान के अधिकारी हो। कठिन परिश्रम एवं निरंतर अभ्यास द्वारा तुमने अपना लक्ष्य पा ही लिया।
मेरे माता पिता भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम उत्तरोत्तर मतलब आगे भी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहो। मेरी ओर से अपने माता पिता को भी बधाई देना। तुम्हारी इस शानदार जीत की मिठाई खाने शीघ्र मिलूंगा। तुम्हारा मित्र आबासा। ठीक है, वेरी नाइस। इस तरह से आप पत्र लिख दीजिएगा। दूसरा है प्रेषक, अब आ गए औपचारिक पत्र पर। आबासा 22 जवाहरीपुरी कानपुर उत्तर प्रदेश, दिनांक 19/6/2022, सेवा में विद्युत अधिकारी कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान नगर में व्याप्त विद्युत संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 2 माह से इस नगर की विद्युत आपूर्ति में अत्यधिक कटौती की जा रही है। जब तब बिजली चली जाती है और कई घंटों तक नहीं आती है। महोदय, विद्युत आपूर्ति भंग होने से हम विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परीक्षाएं भी निकट ही हैं, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में उचित कार्यवाही कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। भवदीय आवासा। ठीक है, आ गए हैं आगे विज्ञापन की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां, विज्ञापन रहेंगे 2.5 नंबर के। ठीक है, अब है इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा की तैयारी के लिए आपके शहर में एक नया कोचिंग संस्थान विकास खुला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों को आकर्षित करने एवं संस्थान के प्रचार के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक शब्द को आकर्षक बनाना है विज्ञापन को। ठीक है, किस तरह से आप अट्रैक्टिव बनाएंगे। दूसरा है अथवा में या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक नई व्याकरण पुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण बाजार में आई है। इसके प्रचार और बिक्री के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आइए देखते हैं कैसे तैयार करना है हमें। या फिर एक और खा है केश कांति आयुर्वेदिक तेल नामक उत्पाद हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा अपने विद्यालय की नई ब्रांच हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। अब चलते हैं कि क्या करना है, कैसे लिखना है, कितना अंक विभाजन होगा। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2-2 विषयों में से एक विज्ञापन लिखना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको 2-2 दिए हैं, लेकिन आपको लिखना है उनमें से एक। का में भी 2 दिए हैं, उसमें भी आपको 1 करना है। खा में भी 2 दिए हैं, उसमें से आपको 1 करना है। विषय वस्तु 1 नंबर, प्रस्तुति 1 नंबर, भाषा आधा नंबर। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए बेटा, यस, बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर। इंजीनियरिंग कोचिंग क्लास खुली है ना, संस्थान, उसका ऐड है। क्या आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं? यस, तो आइए विकास कोचिंग, इंद्रपुरी, MG रोड, आगरा। और यहाँ पर कुछ चित्र बना दीजिए। ये तो पिक्चर है, आप अपने हिसाब से चित्र बना दीजिए, एक स्क्रीन टाइप बना दीजिए, ऐसी स्क्रीन उसमें पढ़ाते हुए बना दीजिए। बहुत अच्छे क्रिएटिव बच्चे हैं आप। योग्यतम प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षण एवं मार्गदर्शन, छात्राओं के लिए अलग बैच की सुविधा। ये सब सुविधाएं आप बता देंगे तो कैसे नहीं आएंगे आपके इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये ऐड है, ये विज्ञापन है। जितने आकर्षक तरीके से आप बताएंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब है एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक। अब पुस्तकों के लिए आप पुस्तक बना दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, पाना चाहते हैं व्याकरण के नियमों को सरलतम जानकारी, तो आज ही खरीदिए सुगम हिंदी व्याकरण। लेखक आचार्य चंद्र प्रकाश। कुछ इस तरह के आचार्य या महान से कुछ हस्तियों का नाम लिख दीजिए। सरल भाषा एवं उत्कृष्ट शब्दावली, उचित मूल्य, उत्तम गुणवत्ता, कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। ठीक है, सभी पुस्तक भंडारों में उपलब्ध। ये आ जाएगा आपका व्याकरण का विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापन में जितना हमें लिखना है उतने ही हमें चित्र भी बनाना है, ताकि चित्रों के माध्यम से हम अंक को खींच सकें। यस, जो चेकर हैं उनसे हमें मतलब अंकों को लेना ही है। इतना अच्छा बनाइए कि वो मजबूर हो जाए आपको अंक देने के लिए। आगे चलते हैं। यस, तेल केश कांति, या यस, तेल 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 केश कांति आयुर्वेदिक तेल, घने मुलायम काले बालों का राज। घने मुलायम काले बालों का राज, प्रकृति के अनमोल खजाने से निर्मित तेलों का तेल, केश कांति तेल। ठीक है, बालों की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज केवल पतंजलि के केश कांति तेल। इस तरह से लिख दीजिए आप। निर्माता पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड,
हरिद्वार। इस तरह से आप पतंजलि करके केशकांति को अच्छे से लिख दीजिए और सुंदर तरीके से आप चाहें तो एक बना दीजिए, यदि समय है तो एक बना दीजिए लंबे लंबे बालों वाली युवती, और इस तरह से बालों को उड़ाते हुए निखारते हुए, तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। यस, आदर्श पब्लिक स्कूल आपका एक स्कूल है, उसी की ब्रांच खुलने जा रही है, तो अब कैसे होगा देखिए। आदर्श पब्लिक स्कूल लखनऊ यूपी, नए सत्र हेतु सभी कक्षाओं में प्रवेश। अधिक जानकारी के लिए www.adarshpublicschool.in। आपके शहर में प्रवेश प्रारंभ, जल्दी कीजिए। छात्राओं को प्रवेश हेतु 50% की छूट, लुभावने ऑफर देने होंगे ना। प्रवेश परीक्षा 2/20/2022, समय प्रातः 10 बजे, कक्षा सभी कक्षाओं हेतु। आदर्श पब्लिक स्कूल, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। इस तरह से हम विज्ञापन लिख सकते हैं और कुछ स्कूल का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आ गए हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है 7वां, जिसमें लिखना है हमें संदेश लेखन। अपने भाई को प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए, या फिर मित्र के पिताजी का आकस्मिक निधन होने पर मित्र को सांत्वना संदेश लगभग 40 शब्दों में लिखिए। का में 2 ऑप्शन है, एक करना ही है, खा में भी 2 ऑप्शन है, एक करना ही है। ठीक है, मित्र सखी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए, या फिर अथवा मतलब या तो ये करना है या तो ये करना है। ठीक है, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश लगभग 40 शब्दों में लिख दीजिए भाई मेरे लिए। आपकी हिंदी शिक्षिका हूं ना मैं, तो कुछ एक ऐसा संदेश लिख दीजिए शिक्षक दिवस पर कि मैं पढ़कर एकदम गदगद हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं और आपको अंक दे दूं। चलते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है संदेश। क्या इनका अंक विभाजन रहेगा? रचनात्मक प्रस्तुति, कितने क्रिएटिव तरीके से आप लिखेंगे, 1 नंबर मिलेगा आपको। विषय वस्तु, जो भी आपको विषय दिया है उसको कितने अच्छे से शामिल कर रहे हैं, 1 नंबर। भाषा, आधा नंबर। ठीक है, आगे चले। यस, सबसे पहले आता है बधाई संदेश, आइए इसको देखते हैं। बधाई संदेश लिखा है 29/7/2022 कर दीजिए, प्रातः 10 बजे। प्रिय भाई आयुष, प्रतियोगिता परीक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी इस सफलता से विद्यालय ही नहीं अपितु परिवार भी गौरवान्वित हुआ है। तुम इसी प्रकार उन्नति करते रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामनाएं हो। तुम्हारी बहन शिवांगी। बधाई संदेश हो गया, शुभकामना संदेश हो गया, मैसेज, संदेश मीन्स मैसेज। ठीक है, आगे चलें। सांत्वना संदेश 29/7/2000, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, प्रातः 10 बजे। प्रिय ऋषभ, तुम्हारे पिताजी के आकस्मिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर शोकाकुल है। ठीक है, परिवार को धैर्य प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति दें। दुख की घड़ी है परंतु धैर्य बनाए रखना, इस दुखद घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। आलोक, ये हो जाएगा सांत्वना संदेश। ठीक है, आगे चलें। फिर बधाई संदेश, प्रातः, ये हमें समय और ये सब लिखना है यहाँ पर संदेश में। ठीक है, प्रिय अभिनव, जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं मित्र। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 या कई हजार। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, यश एवं बुद्धि प्रदान करे। आने वाला प्रत्येक नया दिन तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए। समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुकेश। ठीक है, ये हो गया जन्मदिन की बधाई के लिए। आगे आया है आपकी हिंदी शिक्षिका के लिए, हिंदी दिवस पर आपको लिखना है संदेश। कैसे लिखेंगे मुझे लिखिएगा प्लीज, हाँ, कमेंट करके लिखिएगा। अब आया 6 सितंबर, होता तो 5 को है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब 5 को आप किसी कारणवश नहीं लिख पाए, या फिर आप 5 सितंबर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 लिखा है तो हम 6 ही लिखेंगे। 5 सितंबर लिखिए। शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। परम श्रद्धेय गुरुदेव, ज्ञान के दीप से जीवन पथ आलोकित कर दिया आपने, हमारा मार्गदर्शन कर जीवन सफल कर दिया आपने। आपके द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान और प्रेरणा के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। आपका प्रेरक व्यक्तित्व हमारे मन में नवीन ऊर्जा का संचार करता है। हम सब छात्र आपके सदैव आभारी रहेंगे। तनिष्क, किसी का तो नाम हमें लिखना होगा,
तो आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, कोई भी छात्रा या छात्र, इस तरह से हम अपने शिक्षकों को संदेश लिख सकते हैं। शिक्षक दिवस पर उनको बहुत सारी बधाई दे सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी भाषा का प्रयोग करके 2.5 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूं बेटा ये जो सैंपल पेपर है और ये हमारा जो पेपर था वो आपको समझ में आया होगा। हम 3 सॉल्व कर चुके हैं, तीनों से आपको बहुत अधिक सहायता मिलने वाली है आगे, और मैं आपके लिए सॉल्व पेपर लेकर आने वाली हूं आपकी परीक्षा में जो बहुत उपयोगी है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य है कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स को याद रखें, हमारा आपका संबंध हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए बना रहे मजबूती से। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। बेटा आपसे मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि वीडियो आपको पसंद आता है ना? आता है, बिल्कुल। तो पसंद मीन्स लाइक आना, आई लाइक इट कहते हैं ना, तो लाइक भी करना है आपको, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता अटूट हो जाए, बढ़ता रहे, आगे हमारा जो ऑरा है वो और बढ़ता रहे, आपसे हमारा संबंध घनिष्ठ होता रहे, आप जैसे होनहार बच्चों तक हमारी आवाज पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परीक्षाओं हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक यू।